वेलकम एवरीबॉडी। जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अलग अलग तरह के सवालों की। ये सवाल कॉम्पिटिटिवली आपके जो बाकी वीडियोस रहे हैं उनसे थोड़े से इजी मिलेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने तैयार किया है स्पेशली आपके रेलवे के एनटीपीसी और एएलपी और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने प्लान किया है। तो आपको हो सकता है कंपैरेटिवली बाकी वीडियो से इस वीडियो के क्वेश्चंस थोड़े से इजी मिलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि क्वेंटर सीरीज़ की हमारी 35th वीडियो है। इस वीडियो का पहला सवाल है कि एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और यदि प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपये लिए जाते हैं, यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपये बढ़ा देती है तो एक ग्राहक कंपनी छोड़ देता है, निम्नलिखित में किस वृद्धि पर कंपनी का राजस्व आय सर्वाधिक होगा। कहने का मतलब यह है कि एक कंपनी है, उसके अभी 500 कस्टमर हैं, 500 सब्सक्राइबर हैं, कहें 500 सब्सक्राइबर हैं उसके पास अभी, और एक सब्सक्राइबर से वो 300 रुपये लेता है। तो कहने का मतलब अभी उसको 500 गुणे 300 यानी कि 5 या 15,000 रुपये आ रहे हैं। अभी उसकी जो रेवेन्यू है वो 15,000 रुपये की है। अब वो कहता है कि अगर हम एक ग्राहक पे मतलब 300 रुपये को 301 कर दें तो हमारे जो नंबर ऑफ कस्टमर है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, वो 499 हो जाता है। तो कुछ इस तरह का रेशियो चल रहा है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि 5 रुपये अगर बढ़ा दें हम तो क्या सीन बनता है। तो 300 की जगह हम उसको 305 रुपये कर देते हैं रेट को, तो ये जो है वो 500 की जगह ये 5 कम हो जाएंगे, मतलब 495 हो जाएगा। ये यही कह रहा है। तो ये चेक कर लें। जब ये चेक करेंगे तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के सिवा कोई चारा नहीं है। आप चाहें तो कोई शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 15,975 नियर अबाउट वही कुछ आना चाहिए। एक बार चेक कर ले हम क्या आएगा। 15,900, हाँ 15,975 आएगा। ये रुपीज़ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर हमने 5 रुपये बढ़ाया तो इसका जो टोटल रेवेन्यू है बढ़ गया। तो obvious सी बात है, 10 बढ़ाऊंगा तो उससे और बढ़ेगा, 50 बढ़ाऊंगा तो उससे और बढ़ेगा, और 100 बढ़ाऊंगा तो उससे और बढ़ेगा। मतलब ये जो गिवन डाटा है उनमें से 100 रुपये अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो सबसे ज़्यादा उसका रेवेन्यू आएगा, यानी उसके राजस्व की आय सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 100 रुपये होगा। मगर ऐसे प्रश्न में ये भी ध्यान रखें कि ये लिमिट 300 तक ही जाएंगे। अगर आप इसके 100 रुपये बढ़ाते हैं, है ना, मतलब 300 से 400 तक जाएंगे तो फिर इधर की संख्या भी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपने आंसर पे टिक लगाएंगे। तो अभी जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से अगर आप 100 रुपये बढ़ाएंगे तो कंपनी का जो राजस्व है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यह कहता है कि 3 संख्याएं 4, 5 और 7 के अनुपात में है, उनका योग 320 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। 3 नंबर हैं, 4, 5 और 7 के रेशियो में है, और उनका सम जो है वो 320 है। तो ये जो 320 है वो तीनों का सम है। अब आपको उसमें से अलग अलग तीनों संख्या को नहीं निकालना है, वो बोल रहा सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इनका दोनों का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेगा ये नंबर जो 4, 5 और 7 के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे। 4, इनको अगर मैं 8 कर दूं तो ये हो जाएगा 4, 5, 9, 9, 7, 16, यानी कि 16 के इक्वल हो जाएगा। मतलब 16x अगर मान लूँ तो 16x जो है वो 320 होगा, सॉरी 320 होगा ये। तो x की वैल्यू हो जाएगी 320/16 यानी कि 20। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। अब x की जो वैल्यू है इसके बेसिस पे मैं आगे का काम कर लूँगा। आगे का काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है मुझे। तो सबसे बड़ी इसमें दिख रही है 7, तो इसको 7x कर लें। सबसे छोटी मुझे दिख रही है 4, तो 7 और 4 11 हो गया। तो 11 इंटू x मतलब 11 इंटू 20, तो 11 दूनी 22, 220 जो है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम होगा। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 220, और यही आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। 3 नंबर हैं 4, 5, 7, इनका रेशियो है
इनका सम जो है वो 320 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का हमको टोटल बताना था। हमने संख्या के लिए निकाल लिया x की वैल्यू जो 4, 5 और 7 है उनके बेसिस पे। 4, 5 और 7 को सम करेंगे तो 16 होगा। 4, 5, 9, 9, 7, 16। 16 की वैल्यू 320 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब 1 की वैल्यू 20 है तो 4 और 7 को सम करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुणित 20 यानी कि 220। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 20% वार्षिक ब्याज की दर से की गई चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में 80,000 रुपए 2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएंगे? तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें कोई ट्रिक या वो सब यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप अपने आंसर को देखें तो इसमें 3 आंसर ऐसे हैं जिसका एंडिंग जो है 0 से हो रहा है, मतलब इसका वंस प्लेस पे 0 है। केवल एक ही नंबर ऐसा दिख रहा है जिसके वंस प्लेस पे 8 है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो हम अगर बेसिक फार्मूले के साथ इस क्वेश्चन को जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन पाएगा। हमको पता है कि अमाउंट के लिए फार्मूला हमारे पास होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। ये पता है आपको। P आपका 80,000 रुपए है, 1 ही रहेगा। रेट आपका है 20%, लेकिन ये जो है वार्षिक ब्याज की दर से की गई चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में 80,000 रुपए। एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी इसमें, ये जो दर दिया है ये अर्धवार्षिक दर है। ये चीज इसमें मेंशन नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, जहां तक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है ये अर्धवार्षिक है। जो रेट है ना वो आपका अर्धवार्षिक है, इसको ध्यान रखें। एक क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ये अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली रेट है। तो हाफ ईयरली रेट में जो 20% है वो 10% हो जाएगा, और जो टाइम 2 साल है वो 4 हो जाएगा। ये बात आपको पता ही होगी। जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो रेट होता है वो हाफ हो जाता है और टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है। ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। तो हमने क्या किया, 2 साल को 4 छमाही कर दिया और 20% को 10% कर दिया। तो ये 80,000 तो 80,000 ही रहेगा। ये 10 को कैंसिल कर देने पे ये जाएगा 11/10 और 11/10 की घात 4 आएगा ये। ठीक है, तो ये 80,000 में आप देखेंगे कि 4 जीरो हैं, और ये 10 को मैं जब करूंगा तो इसके 4 जीरो आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे इसके 4 जीरो से। अब यहां रह जाएगा 11 की घात 4। 11 की घात 4 क्या आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 करूं तो ये 1 × 1 फिर 1 × 1 फिर 1 × 1, इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो मुझे 1 देगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा 8 से। तो एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस मुझे 1 मिल रहा है, और एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस 8 है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो यूनिट प्लेस आएगी वो 8 ही आएगी, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई कैलकुलेशन मत करिए, कोई मल्टीप्लिकेशन मत करिए, आराम से आप इस क्वेश्चन के आंसर में टिक लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि जब आप क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आप कैलकुलेशन करने से पहले इस बात को जरूर देख लें कि आपका टाइम कितना आप बचा सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो है वो हाफ ईयरली रेट है। क्वेश्चन में ये मेंशन है, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये प्रिंटिंग में ये छूट गया है। हाफ ईयरली है ये। तो ये जो टाइम है वो आपका 2 साल की जगह 4 हो जाएगा, और रेट जो है वो 20% की जगह 10% हो जाएगा। ये ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, या पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? 10, 36, 42, 32 और 40। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा समझ लें कि जो कंडीशन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, तो ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है वो 26 साल है, वो आपको काफी कुछ चीजें दे देता है। एक सन है और एक फादर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 ईयर्स का है। तो ये जो डिफरेंस है ये पूरे लाइफ बना रहेगा।
ऐसा नहीं कि 3 साल बाद वो डिफरेंस कम हो जाएगा या 3 साल पहले वो डिफरेंस कम रहा होगा। जो डिफरेंस है वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा, ये 26 साल ही बना रहेगा। अब इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करते हैं आपके ऊपर है। जैसे कहता है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं कि 3 साल बाद अगर मैं फादर को 3x मानता हूं तो सन मेरा x रहेगा। ये चीज तो क्लियर हो गई आपको, क्योंकि 3 गुनी है, 1 और 3 का रेशियो है, तो ये 3x है और ये x है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब 3x और x का जो डिफरेंस होगा, वो मेरे हिसाब से 2x बन रहा है। लेकिन वो कहता है कि 26 साल बड़ा है, इसका मतलब ये जो 2x है ये 26 के इक्वल है, तो इस हिसाब से x जो है वो 13 के इक्वल है। तो मतलब सन की जो करंट एज है वो 13 है, तो फादर की जो एज होगी वो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, करंट नहीं, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। अगर ये जो x है वो 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से फादर की जो एज होगी वो 39 हो जाएगी, ये 3 साल बाद की है। ठीक है, अब इसमें आप 3 कम कर दें या माइनस कर दें, प्रेजेंट एज निकालना है आपको, प्रेजेंट एज निकालना है आपको। तो फादर की जो एज होगी वो 39 में 3 कम कर देंगे तो 36 हो जाएगी, और सन की आपको अगर चाहिए तो सन की 13 में से 3 कर देंगे तो 10 हो जाएगी। आप ये देख लो, यहाँ भी ये मेंटेन है, ये 26 ईयर्स यहाँ भी आपको मेंटेन दिखेगा, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट को समझना है ना, आपका अगर कॉन्सेप्ट आप सही ढंग से समझ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये 36 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। इस ऑप्शन पे जाकर के आप टिक लगा सकते हैं। मेरे ख्याल है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 26 ईयर्स है। ये जो सन और फादर के बीच का डिफरेंस है ना, ये हमेशा 26 ईयर्स बना रहेगा। अब 3 साल बाद भी वो 26 ही बना रहेगा, तो 3 साल बाद आपका फादर जो है वो 3x है और सन जो है वो x है, इनके बीच का डिफरेंस 26 बना रहेगा। तो ये 26 को आप इक्वेट कर दो 2x से, आपको x मिल जाएगा। x मिल गया तो फिर आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है एक 2 अंक की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या होगी। इसे भी आप अगर ध्यान से समझेंगे तो इसमें एक इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली दे दिया है कि संख्या के जो अंकों की योग का 4 गुना और 7 गुना, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 27 है। देखिए मैं ले लेता हूं कि अंकों को मान लो मैंने x और y मान लिया, मान लो, तो इसका 4 गुना, फिर बोलता है अंकों के योग का 7 गुना, इसको मैंने 7 गुना कर दिया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बनना चाहिए 27, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें, यहाँ ये जो बोलते हैं 27 जोड़ दें तो ये इतना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इनका जो अंकों का टोटल है उसका 3 गुना 27 के इक्वल है, तो इसका मतलब अंकों का टोटल जो है वो 9 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएं, यहीं से मिल जाएगा, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। केवल यही एक ऑप्शन है 3 6 वाला, जिसमें दोनों का सम जो है वो 9 है। अदरवाइज 2 + 4 6 हो जा रहा है, 1 + 2 3 हो जा रहा है, 4 + 8 12 हो जा रहा है। कहीं पे भी आपको ये और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको ये बताया कि x + y 9 होगा। तो आपने आसानी से इसमें टिक लगा देना है ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। एक 2 अंक की संख्या थी, उसका 4 गुना में 27 जोड़ दें तो इनकी 7 गुनी हो जाती है। मैंने x + y को ले लिया, उसका टोटल नंबर्स को x और y ले लिया, डिजिट्स को, उसका 4 टाइम्स, मतलब बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसमें जोड़ दिया 27 जैसा कि वो बोल रहा था। तो ये नया नंबर जो बनेगा वो उसका अपने डिजिट के सम का 7 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 टाइम्स कर दिया, 3 से कैंसिल कर दिया 9 टाइम, तो हो जाएगा x + y = 9। अब अवेलेबल जो ऑप्शंस है उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिनमें डिजिट का सम जो है वो 9 बन रहा हो, तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था 36, मैंने उसको टिक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि P किसी काम को करने में Q से दुगुना सक्षम है। दोनों मिलकर एक साथ मिलकर जब काम को करते हैं तो 22 दिन में पूरा कर लेते हैं। Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या Q अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। 33, 22, 66 और 99 डेज, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं पहले। P किसी काम को करने में
Q से दुगना सक्षम है। ये P है और ये Q है। अगर Q एक काम करता है तो P उस दिन में 2 काम कर लेता है, मतलब एक दिन में ये दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, P और Q मिलकर के। तो ये लोग 22 दिन में कितना काम करेंगे? 22 गुणित 3 काम करेंगे, 22 या 66 काम करेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग टोटल डेज जो ले रहे हैं वो 22 ले रहे हैं। वर्क को कंप्लीट करने में ये 22 दिन ले रहे हैं। एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, क्योंकि P जो है वो Q की तुलना में डबल काम करता है। अगर Q एक काम करता है तो P 2 काम करता है, मतलब दोनों मिला के अगर एक दिन का काम देखें तो 3 काम कर लेते हैं। अब ये दोनों मिलकर के 22 दिन तक काम करते हैं, तो 22 दिन में ये लोग 66 काम करते हैं। ठीक है। अब ये कहता है कि Q अकेला उस काम को कितना करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि Q एक दिन में एक ही काम करता है। तो अगर Q अलोन काम करे, मतलब Q को अकेले को काम करना है, तो उसको पूरे 66 डेज लग जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने में। अब अगर मैं P की बात करूं तो P को अकेले काम करना है अगर, तो वो उसको 66/2 यानी कि 33 दिन लगेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप इसके लॉजिक को अगर समझ पाए हो तो, अगर आपने इसके लॉजिक को समझ लिया है तो क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं रखा है। 66 डेज में आप आकर के टिक लगा दें, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए आज के इस वीडियो के लास्ट में, एंड में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नाउ वी कंक्लूड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।